हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिंग। सो देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम टोटामेरिक स्ट्रक्चर के कुछ स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। टोटामेरिक जो टोटामेरिज्म हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, एंड हम कुछ मॉलिक्यूल्स को लेंगे और हम ये देखने की समझने की कोशिश करेंगे कि उनका कौन सा टोटामेरिक फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पे हम कीटो इनॉल सिस्टम के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में जब आपने पढ़ा होगा या आपने अगर देखा होगा, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने देखा होगा, तो हमने ट्राइड सिस्टम के बारे में, कीटो इनॉल सिस्टम के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा था कि कीटो इनॉल सिस्टम क्या होता है, कैसे कीटो इनॉल सिस्टम बनता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। सो हमने वहाँ देखा कि दो फॉर्म होते हैं। एक होता है जिसको हम कीटो फॉर्म कहते हैं, जहाँ पे डबल कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो इंटैक्ट होता है, और एक होता है जिसको हम कहते हैं इनॉलिक फॉर्म, जिसमें जो आपका कार्बोनिल ग्रुप होता है उसमें ऑक्सीजन पे OH आके लग जाता है और डबल बॉन्ड की पोजीशन शिफ्ट हो जाती है। और अल्कीन के फॉर्म में, यानी आप इसको रहकर ऐसे कह सकते हो कि आपका जो कीटो फॉर्म है उसमें आपके पास कार्बोनिल ग्रुप होता है, और इनॉलिक फॉर्म में आपके पास अल्कोहल होता है, एज वेल एज आपके पास अल्कीन बन जाता है। सो अब हम यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स को देखेंगे। मैं 7 मॉलिक्यूल्स लेके आया हूँ। इन 7 मॉलिक्यूल्स को हम समझने की कोशिश करेंगे, एज वेल एज हम यहाँ पे देखेंगे कि रिंग चेन आइसोमरिज्म क्या होता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिनॉल के साथ। अब और फिनॉल का कंपाउंड कैसा दिखता है, मॉलिक्यूल क्या होता है। यहाँ पे हमारे पास हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होगा एंड एक कार्बन होगा जिसपे OH ग्रुप लगा होगा। अब अगर यहाँ पे इसको, अगर आप यहाँ इसको नॉर्मली देखो तो हो सकता है कि यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट हो जाए, यहाँ का हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाए। ये आपका इनॉलिक फॉर्म है, दिस इज योर इनॉलिक फॉर्म एंड दिस विल बी योर कीटो फॉर्म। तो इनॉलिक फॉर्म में आपके पास OH होगा, ये हाइड्रोजन हो सकता है यहाँ पे शिफ्ट हो जाए और डबल बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट हो जाए, क्योंकि हमने पढ़ा था कीटो इनॉल सिस्टम का। हम थोड़ा इसको छोटा उल्टा देख के चल रहे हैं। हम कीटो ग्रुप को यहाँ लिख रहे हैं और इनॉलिक फॉर्म को हम यहाँ लिख रहे हैं फिनॉल के केस में, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग विद फिनॉल। तो फिनॉल को आप एक तरीके से इनॉलिक फॉर्म समझ सकते हो। तो अगर ये हाइड्रोजन यहाँ से माइग्रेट होकर यहाँ आ जाएगा, तो ये जो कार्बन यहाँ प्रेजेंट है, देखो अभी जितने भी फिनॉल में कार्बन्स हैं, ये जितने भी कार्बन है 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 कार्बन sp2 हाइब्रिड है। एंड sp2 हाइब्रिड होने की वजह से वो सारे के सारे कार्बन प्लेन में है, इसीलिए आप इसको कह सकते हो इसमें एरोमेटिक नेचर है और ये मोर स्टेबल है। एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ से ये हाइड्रोजन ट्रांसफर होकर यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास 2 हाइड्रोजन आ गए, 2 बॉन्ड हो गए। ये जो मेरा कार्बन अब यहाँ पे प्रेजेंट है, ये sp3 हाइब्रिड कार्बन है, जिसकी वजह से एरोमेटिसिटी उसकी खत्म हो जाती है, वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। सी अभी मैं फिलहाल यहाँ पे एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक मैं नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ 2 ही वर्ड यूज़ करूँगा, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। या तो एरोमेटिक है या तो वो नहीं है। अगर वो नहीं है तो वो नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक हो सकता है। मैंने एरोमेटिसिटी का पूरा कोर्स बनाया हुआ है, बट राइट नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड इट इज। तो मैं 2 ही वर्ड यूज़ करूँगा, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। सो जैसे यहाँ से हाइड्रोजन माइग्रेट होता है, यहाँ पे आता है, ये नॉन एरोमेटिक हो जाता है एंड लेस स्टेबल हो जाता है। तो अगर आप फिनॉल को देखो तो फिनॉल कौन से फॉर्म में, यानी किस फॉर्म में ज़्यादा प्रेजेंट आपको पाया जाएगा, तो फिनॉल आपको इनॉलिक फॉर्म में ज़्यादा पाया जाता है, वो आपको कीटो फॉर्म में कम मिलता है। तो रेदर आप कह सकते हो इक्विलिब्रियम जो होगा वो इस तरफ ज़्यादा होगा और फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम होगा, क्योंकि वो लेस स्टेबल है ड्यू टू लॉस इन एरोमेटिसिटी। सेकंड कंपाउंड हमारे पास मिथाइल एसिटोएसिटेट। ठीक है, अब मिथाइल एसिटोएसिटेट में अगर आप देखो 2 कार्बोनिल ग्रुप है मेरे पास। यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, पहला कार्बोनिल ग्रुप है, सेकंड कार्बोनिल ग्रुप है। हम यहाँ बात करेंगे फर्स्ट कार्बोनिल ग्रुप के बारे में, जो यहाँ लगा हुआ है। लेट्स इमेजिन कि यहाँ पे चेंजेस आता है, इनॉलिक फॉर्म बनता है। अब यहाँ 2 ऑप्शन है। ये मेरा जो कार्बन है इसके पास 2 हाइड्रोजन लगे हुए ये, और इस CH3 के पास भी 3 हाइड्रोजन है। तो या तो इस कार्बन का हाइड्रोजन वहाँ माइग्रेट कर सकता है। अगर ये हाइड्रोजन वहाँ माइग्रेट करेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यानी अल्कीन यहाँ बनेगा, ये वाला मेरा अल्कीन यहाँ बनेगा इस तरीके से। तो रेदर आप ऐसे कह सकते हो, या तो डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, या तो डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ से हाइड्रोजन वहाँ माइग्रेट होगा। तो मेरे पास यहाँ पर 2 टोटोमेरिक फॉर्म्स पॉसिबल हैं, वो भी इनॉलिक फॉर्म में। इनॉलिक फॉर्म में 2 टोटोमेरिक फॉर्म्स मेरे पास, टोटल 3 टोटोमेरिक फॉर्म्स हैं, बट 2 इनॉलिक फॉर्म्स मेरे पास पॉसिबल हैं और एक मेरे पास कीटो फॉर्म है। तो कीटो फॉर्म में तो ये खुद प्रेजेंट है। अब हमें ये समझना है कि कीटो फॉर्म के अलावा अगर वो इनॉलिक फॉर्म में जाता है तो किस इनॉलिक फॉर्म में वो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो समझने की कोशिश करते हैं। अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए, यहाँ पर अगर आप देखो, ये डबल बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट होगा तो ये वाला हाइड्रोजन वहाँ चला जाएगा, OH आ गया, यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी, इंट्रा क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर है। और यहाँ पर मेरे पास सिर्फ अब एक हाइड्रोजन होगा। यहाँ अगर आप नोटिस करो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मेरे पास एक एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन बनता है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यानी वो लाइन से है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप देखो, इस कार्बन के एक तरफ OH ग्रुप है, इस कार्बन के दूसरी तरफ मिथाइल ग्रुप है, इस कार्बन के एक तरफ हाइड्रोजन है, इस कार्बन के दूसरी तरफ आपके पास कार्बोनिल ग्रुप है। यानी इस अल्कीन को अगर आप देखो, ऐसे इमेजिन करो, ये अल्कीन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, इस कार्बन के एक तरफ हाइड्रोजन है, इस कार्बन के एक तरफ C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है,
इस कार्बन के एक तरफ CH3 लगा हुआ है, इस कार्बन के एक तरफ OH ग्रुप लगा हुआ है, यानी ये कार्बन, ये जो अल्कीन है हाईली सब्स्टिट्यूटेड है। एंड हमने अल्कीन्स के केसेस में पढ़ा है कि जो अल्कीन हाईली सब्स्टिट्यूटेड होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। इन शॉर्ट मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि ये वाला कंपाउंड, ये वाला जो इनॉलिक फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। दूसरे के साथ कंपेयर करके देख लो, अगर आपको मान लीजिए यहाँ से एक हाइड्रोजन वहाँ माइग्रेट हो जाता तो डबल बॉन्ड यहाँ बनता, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता, हाइड्रोजन वहाँ माइग्रेट हो जाता, तो इनॉलिक फॉर्म में OH वहीं पे आता, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अभी भी बनती। लेकिन अगर आप देखो डबल बॉन्ड यहाँ बन गया है, जिसकी वजह से ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न अगर आप यहाँ देखो, ये CH2 है, मतलब इस कार्बन के इस तरफ भी हाइड्रोजन है, उस तरफ भी हाइड्रोजन है, जहाँ पर हम कह सकते हैं सब्स्टिट्यूशन का थोड़ा कम हो गया। तो एक तो लेस सब्स्टिट्यूशन, दूसरा नो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। इस वजह से अगर मिथाइल एसीटोएसीटेट इनॉलिक फॉर्म दिखाएगा तो ये वाला इनॉलिक फॉर्म वो ज़्यादा दिखाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल बनता है। अब ये क्वेश्चन आपके IIT JAM, CSIR NET, IIT JEE, इवन ये JEE NEET में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो एग्जांपल्स मैं उठा के बता रहा हूँ ये JEE एडवांस की बुक में से निकाल के बता रहा हूँ, तो ये JEE में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, JEE मेंस में भी आ सकते हैं, JEE एडवांस में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। थर्ड, अगर मान लीजिए मेरे पास ये कंपाउंड है, एक तरीके से अगर आप इसको देखो तो ये साइक्लो कंपाउंड था जिसमें मेरे पास तीन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगे हुए। अगर ये इनॉलिक फॉर्म दिखाएगा, ये आपका कीटो फॉर्म है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, अगर ये इनॉलिक फॉर्म दिखाएगा तो कैसे दिखाएगा? मान लीजिए ये वाला हाइड्रोजन माइग्रेट यहाँ हो जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड चला जाएगा। मान लीजिए ये वाला हाइड्रोजन यहाँ माइग्रेट हो जाएगा तो ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा। मान लीजिए ये वाला हाइड्रोजन वहाँ माइग्रेट हो जाएगा तो ये डबल बॉन्ड, मतलब मेरे पास यहाँ डबल बॉन्ड बन सकता है, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड्स बन सकते हैं, तो मेरे पास 3 डबल बॉन्ड आ जाएंगे, जिस तरीके से बेंजीन बन जाएगा, और तीनों O पे कौन आके अटैच हो जाएगा? OH बन जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं विच ऑफ द फॉर्म इज मोर स्टेबल, इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिक नेचर आ गया, यहाँ एरोमेटिक नेचर नहीं था। यहाँ पे sp3 हाइब्रिड है, ये sp3 हाइब्रिड है, ये sp3 हाइब्रिड है, सिर्फ ये कार्बन sp2 था, ये कार्बन sp2 था, ये कार्बन sp2 था। आई होप यू नो, जो डबल बॉन्ड बनाता है कार्बन वो sp2 होता है, जो 4 अलग अलग बॉन्ड बनाता है वो sp3 होता है। तो यहाँ पे ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अगर आप इस कंपाउंड को और इस कंपाउंड को देखो तो इस टॉटोमेरिक फॉर्म में वो आपको ज़्यादा पाया जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 पे आते हैं। मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, मेरे पास CH3 है, कार्बोनिल ग्रुप है, ये है मिथाइल है। अब इसके भी 2 फॉर्म पॉसिबल है सेम, यहाँ तो डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे मेरे पास 2 हाइड्रोजन हैं क्योंकि वो sp3 यहाँ कार्बन है, तो या तो डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अगर डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो ये मॉलिक्यूल बनेगा जहाँ यहाँ हाइड्रोजन होगा और एक तरफ मिथाइल होगा, एक तरफ CH3 होगा, एक तरफ OH होगा। और अगर डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, ये वैसे का वैसा रहेगा, हाइड्रोजन के साथ ये CH2। विच ऑफ देम इज मोर स्टेबल? यहाँ इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पार्टिसिपेट नहीं करेगी क्योंकि पॉसिबल नहीं है। पिछले वाले एग्जाम्पल में पॉसिबल थी क्योंकि बगल में यहाँ पे एक और कार्बोनिल ग्रुप था, तो जैसे ही OH बनता वो कार्बोनिल के साथ इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बना सकता था। यहाँ इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, तो यहाँ हमें अल्कीन देखना होगा कि जो अल्कीन बन रहा है क्या वो हाईली सब्स्टिट्यूटेड है या कम सब्स्टिट्यूटेड है। तो ये वाला मॉलिक्यूल हाईली सब्स्टिट्यूटेड है, इसलिए ज़्यादा स्टेबल होगा। ये वाला मॉलिक्यूल कम सब्स्टिट्यूटेड है क्योंकि डबल बॉन्ड के अक्रॉस यहाँ पर एक तरफ CH2 है, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, इससे सब्स्टिट्यूशन कम हो गया। जितना ज़्यादा बल्कि ग्रुप और जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा उतना ज़्यादा स्टेबल अल्कीन मुझे मिलेगा। आई होप ये लॉजिक समझ में आया। चलिए अगला मॉलिक्यूल देखते हैं। ये मॉलिक्यूल है मेरे पास, यहाँ अगर आप नोटिस करो इसके भी, सर ये मॉलिक्यूल है मेरे पास, दिस वन इज द मॉलिक्यूल। अब इसके भी 2 टॉटोमेरिक फॉर्म पॉसिबल है। कैसे? यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन है। अब या तो डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और एक हाइड्रोजन वहाँ चला जाएगा, या तो डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन वहाँ चला जाएगा। लेट अस सी द फर्स्ट प्रोबेबिलिटी कि डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है, तो ये वाला हाइड्रोजन वहाँ माइग्रेट होगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन अभी भी होंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन माइग्रेट होकर वहाँ चला गया। अब इस फॉर्म को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन बन रहा है। कैसे बन रहा है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो ये वाला जो कंपाउंड होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, इट विल बी मोर स्टेबल। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता और यहाँ का कोई हाइड्रोजन वहाँ चला जाता, यानी यहाँ के दोनों हाइड्रोजन अभी भी वहीं रहते, यहाँ से एक हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाता, तो अब अगर आप देखो तो यहाँ रिंग है मेरे पास, एक फिनाइल रिंग है या बेंजीन रिंग, आप इसको समझ लो। यहाँ कॉन्जुगेशन है, लेकिन यहाँ कॉन्जुगेशन खत्म हो गया है बीच में, इसको हम एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन नहीं कह सकते ड्यू टू
डिफरेंस इन द कॉन्जुगेशन, ये ज़्यादा एक एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन दिखा रहा है, ये नहीं दिखा रहा है, तो दिस इज गोइंग टू बी लेस स्टेबल। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके, आते हैं 6 मॉलिक्यूल पे। मेरे पास एक बड़ा लंबा चौड़ा सा मॉलिक्यूल है, यहाँ पे मेरे पास दो फिनाइल रिंग है, बेंजीन रिंग लगी हुई है, जिसके एक साइड में मेरे पास नाइट्रो कंपाउंड है, बीच में मेरे पास कार्बोनिल है, ये मेरा कीटो फॉर्म है। अब मेरे पास यहाँ पे फिर से दो पॉसिबिलिटी है, या तो मेरा डबल बॉन्ड जो होगा वो इस साइड के हाइड्रोजन पे यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये साइड में, या तो मेरा यहाँ के हाइड्रोजन के साथ एक्सचेंज होगा, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस तरीके से। लेट अस सी दिस फर्स्ट प्रोबेबिलिटी कि यहाँ का इन दोनों में से कोई एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाता है, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया है और यहाँ से एक हाइड्रोजन वहाँ माइग्रेट हो गया, यहाँ के दोनों हाइड्रोजन अभी भी वैसे के वैसे हैं। अब ये ज़्यादा स्टेबल है या कम स्टेबल है, ये डिपेंड करेगा, पहले सेकंड मॉलिक्यूल को देख लेते हैं। तो मान लीजिए सेकंड केस में यहाँ से डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है और इन दोनों में से एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाता है, यहाँ के दोनों हाइड्रोजन अभी भी इंटैक्ट है वहीं पे, यहाँ से सिर्फ एक हाइड्रोजन गायब हो गया। अब इस मॉलिक्यूल को अगर आप ध्यान से देखो, सी इवन यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन यहाँ पर भी है और कॉन्जुगेशन यहाँ पर भी है। यहाँ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की जगह रेदर मैं यूँ कह सकता हूँ कि जो नाइट्रो ग्रुप मेरे पास यहाँ प्रेजेंट है वो इस कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड, अच्छा यहाँ मैंने एक चीज़ गलत कर दी है, ये डबल बॉन्ड यहाँ नहीं आएगा, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ये डबल बॉन्ड यहाँ नहीं आएगा, मैंने गलत बना दिया है उसको, ये रेदर डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन यहाँ पर भी है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन यहाँ पर भी पॉसिबल है। तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इज नॉट एन क्राइटेरिया। यहाँ पे क्राइटेरिया सबसे बड़ा क्या होगा कि इस केस में आपका जो NO2 है वो कॉन्जुगेशन को और एक्सटेंड कर रहा है, यानी जो पाई बॉन्ड आपके हैं या जो पाई डी इलेक्ट्रॉन है उनका डीलोकलाइजेशन और बढ़ा रहा है। आई होप यू नो दिस कि आपका जो NO होता है यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो इससे कॉन्जुगेशन बढ़ सकता है, यानी जो आपका नॉर्मल कॉन्जुगेशन था उसका डीलोकलाइजेशन, आपके पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन और बढ़ जाएगा। तो जितना ज़्यादा डीलोकलाइजेशन है, जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमको मिलते हैं, उतना ज़्यादा स्टेबल मेरा कंपाउंड होता है। तो ये कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा और ये कंपाउंड कम स्टेबल होगा। यहाँ पर इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये डबल बॉन्ड का पोजीशन थोड़ा गलती हो गई है वहाँ पे लिखते हैं। आई होप समझ में आते हैं लास्ट मॉलिक्यूल पे। लास्ट मॉलिक्यूल है हमारा ये कंपाउंड, जहाँ पे मेरे पास एक साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा है और यहाँ पे मेरे पास एक साइड चेन, एक साइड रिंग है जिसको आप साइक्लोप्रोपाइल रिंग कह सकते हो। जैसे 3 कार्बन वाला प्रोपाइल रिंग है आपके पास, साइक्लोप्रोपाइल रिंग है। यहाँ पे मेरे सारे जितने भी कार्बन हैं सबके पास 2-2 हाइड्रोजन्स लगे होंगे इस तरीके से। यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे मेरे पास 2-2 हाइड्रोजन होंगे। अब मेरे पास यहाँ पॉसिबिलिटी कितनी है, यहाँ पे मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से माइग्रेट करके वहाँ चला जाए और डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी, ये वाला जो एक ही हाइड्रोजन है वो माइग्रेट करके चला जाए और डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए। अब दोनों केसेस को कंपेयर करते हैं। मान लीजिए ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ये हाइड्रोजन चला जाता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है। अब इस कार्बन के 4 बॉन्ड वैसे ही हो गए तो हाइड्रोजन चला गया, डबल बॉन्ड। इस बॉन्ड को जो कि रिंग के, आपकी जो साइक्लिक रिंग है 2 रिंग के बीच में है, एक तरीके से कह सकते हो दोनों रिंग को ज्वाइन करने का काम कर रहा है, इसको हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहते हैं। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर एक रिंग है, यहाँ एक रिंग है, दोनों के बीच में आ जाता है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड जब भी बनता है तो वो इस साइक्लोप्रोपाइल रिंग जो है इसके ऊपर स्ट्रेन बढ़ा देगा। आई होप यू नो दिस। जब भी डबल बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी तो पूरे मॉलिक्यूल पे ओवरऑल स्ट्रेन आ जाएगी और बॉन्ड लेंथ इस कार्बन की और इस कार्बन के बीच में, तो इस कार्बन पे फर्क पड़ेगा, इस कार्बन पे फर्क पड़ेगा, जिससे ओवरऑल रिंग में स्ट्रेन आ जाएगा, जिससे स्टेबिलिटी जो होती है वो घट जाती है। तो ये मॉलिक्यूल जो होगा वो क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल। लेकिन ऑन दी कॉन्ट्ररी अगर डबल बॉन्ड यहाँ जाता है, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बॉन्ड लेंथ पे डिफरेंस आएगा, जिससे साइक्लोप्रोपाइल रिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे उससे स्ट्रेन नहीं बढ़ेगा या कुछ नहीं, उल्टा ये ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल एंड दिस इज गोइंग टू बी लेस स्टेबल। सो यहाँ पे मैं अपना टोटोमेरिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म करता हूँ। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टोटोमेरिज्म पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इवन तो बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, बट आई थिंक सो दिस इज मोर देन इनफ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE NEET, या इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CSIR NET GATE IIT JAM CUET, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने की ऐसे ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए करना चाहते हो तो आप सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रेफरेंस बुक का सहारा ले सकते हो, आप अदर रेफरेंस बुक्स में जा सकते हो, आप KS वर्मा का बुक रेफर कर सकते हो।
अब मैं आता हूँ लास्ट हमारे पे, आपको अगर याद हो तो हम पढ़ रहे थे आइसोमेरिज्म, एंड आइसोमेरिज्म में भी हम सबसे पहले पढ़ रहे थे स्ट्रक्चरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, जिसमें हमने चेन, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटामेरिज्म पढ़ लिया। टोटोमेरिज्म का मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ा दिया, एक में मैंने आपको पूरा थ्योरी पढ़ा दिया, दूसरे वीडियो में अब मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिए। अब आते हैं हम लास्ट टॉपिक पे, जिसको कहा जाता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इसके साथ आपका आइसोमेरिज्म का स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल का पूरा पार्ट खत्म हो जाता है। अगले वीडियो से फिर हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म को स्टार्ट करेंगे, विच इज गोइंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा स्टीरियो केमिस्ट्री आ जाएगा एंड इसके ऊपर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसका एप्लीकेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत होता है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बहुत होता है, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक को कवर कर लेते हैं, दैट इज योर रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ना बेसिकली रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है? एक ऐसा फिनोमिनॉन जहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन उस एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से दो टाइप के स्ट्रक्चर बन सकते हैं। एक होगा ओपन चेन स्ट्रक्चर, एक होगा साइक्लिक स्ट्रक्चर। बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ, C3H6 ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इससे प्रोपीन बन सकता है और इससे साइक्लोप्रोपीन बन सकता है। प्रोपीन एक ओपन चेन स्ट्रक्चर है जहाँ पे कोई ब्रांचिंग या कोई चेन नहीं आती है, सब ओपन चेन स्ट्रक्चर। लेकिन साइक्लोप्रोपीन में आपको एक रिंग स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ऐसे में अगर आपके पास ऐसे कोई दो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन एक उसका रिंग फॉर्म है, एक उसका साइक्लिक फॉर्म है, हम उन दो को कहेंगे कि वो रिंग चेन आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, C4H8, जहाँ पे हमारे पास तीन स्ट्रक्चर पॉसिबल है। पहला है मेरे पास ब्यूटवनिन, जो कि एक लीनियर स्ट्रक्चर है, ओपन चेन स्ट्रक्चर है। दूसरा है हमारे पास साइक्लोब्यूटेन, ये भी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, जहाँ पे आपके पास चार कार्बन है, चारों कार्बन एक दूसरे के चारों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। तीसरा है मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो मेरा जो साइक्लोप्रोपेन था उसमें एक जगह, यानी यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा के, साइक्लोप्रोपेन का एक हाइड्रोजन हटा के वहाँ पर अगर मैं CH3 ग्रुप ला के अटैच कर दूँ, तो ये भी एक तरीके से साइक्लिक कंपाउंड है। तो वन फार्मूला हैज़ गॉट टू डिफरेंट स्ट्रक्चर, साइक्लिक भी है और वो ओपन चेन स्ट्रक्चर भी दिखाता है। तो ऐसे फिनोमिनॉन को हम कहते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म, या इसको हम रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो दैट्स इट, इतना ही है इसमें, आपको और बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट खत्म होता है। इसके बाद अगले वीडियो से हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे, जिसमें बहुत सारा पार्ट स्टीरियो केमिस्ट्री का भी कवर होगा। बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि अगर मैं आइसोमेरिज्म पढ़ा रहा हूँ तो क्या आइसोमेरिज्म में स्टीरियो केमिस्ट्री आता है? स्टीरियो केमिस्ट्री अलग से एक टॉपिक होता है, स्टीरियो केमिस्ट्री अलग से एक टॉपिक होता है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। उसका बहुत सारा कंटेंट आप स्टीरियो आइसोमेरिज्म में पढ़, क्योंकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में बेसिकली स्टीरियो केमिस्ट्री का बहुत सारा पार्ट वैसे ही आ जाता है, जैसे RS कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आ जाता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ जाता है, स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फर्मेशन आ जाती हैं। तो बहुत सारा पार्ट जो आप स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हो वो यहाँ कवर हो जाएगा। तो ऐसे समझ सकते हो कि आइसोमेरिज्म का अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट और स्टीरियो केमिस्ट्री कंबाइन होकर चलेगा। इवन दो मैंने स्टीरियो केमिस्ट्री का एक सेपरेट कोर्स बना रखा है ऐप पे, अगर आप कोर्सेज में हो तो आपको स्टीरियो केमिस्ट्री का अलग से कोर्स मिलेगा, आप यहाँ पर भी वो सारी चीज़ों को दोबारा पढ़ोगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।